सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एज यू ऑल नो 26 मार्च को जो जीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना था वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है और उसके सारे के सारे ओएमआर भी लगभग जांच हो चुके हैं। उसका आंसर की भी हम लोग आज कल में ही रिलीज करने वाले थे, लेकिन सब लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम आंसर की रिलीज करने से पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करवा दें दोनों सेट का। क्योंकि पेपर 2 सेट में हुआ था, सेट ए और सेट बी, तो हम क्यों ना पहले उन सारे क्वेश्चन को, सारे पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करवा दें पूरा एक्सप्लेन के साथ, ताकि जो आंसर की आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें डायरेक्ट ऑप्शन दिया होगा। जैसे फर्स्ट का बी, 2 का सी, 3 का ए, कुछ ऐसा डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिया रहेगा। उसमें मे भी आप लोग को डाउट क्रिएट हो सकता है कि क्यों 1 का ए होगा, क्यों नहीं बी होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन। मैथमेटिक्स को तो डायरेक्ट आप लोग ऑब्जेक्टिवली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में आपको समझना पड़ता है कि क्यों, इसके पीछे का रीजनिंग क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। वो सारा का सारा रीजन बताते हुए, वो सारा का सारा एक्सप्लेन करते हुए हम लोग यहाँ सारा का सारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें भी सारे रिस्पेक्टिव टीचर के द्वारा यहाँ पे सारा वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे मेरा जिम्मेदारी मैथ्स और जीएस का है, आप लोग को मालूम होगा कि इसमें जितना भी तैयारी करवाया गया है वो सारा मैथ्स का लेक्चर मैं खुद अटेंड किया था। उसके हिसाब से जैसे जैसे टीचरों ने अपना अपना पेपर बनाया था, जैसे मैथ्स और जीएस का मेरा जिम्मेदारी था, इंग्लिश का आकाश सर का सुनील सर का जिम्मेदारी था और रीजनिंग का आकाश सर का जिम्मेदारी था। तो ये दोनों का जो मैंने यहाँ पे अरेंज किया था उसका रिकॉर्ड मैं करूँगा, वीडियो सारा आप लोग को मिल जाएगा। और बाकी जो 2 सेगमेंट बचेगा, रीजनिंग का और इंग्लिश का, वो सारा वो लोग खुद आएंगे और रिकॉर्ड करके आप लोग को इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उन दोनों वीडियो का भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप लोग को आराम से मिल सके। आप लोग चैनल पर इसको सर्च भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको वहाँ से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं 6, 7, 8 यानी कि जो सेट ए हम लोग का पेपर है उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, मैथ्स वाला सेक्शन, जिसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से 23 के बाद जो मैथ्स वाले 2 क्वेश्चन है वो 97 और 98 पे चले गए हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 25 क्वेश्चन है मैथ्स सेक्शन का, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, एक पहले ही वार्निंग कि भैया वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके पास, आपके हाथ में 2 चीज़ होना जरूरी है, एक रफ, एक पेन, और साथ में जो पेपर आप लोग दिए थे वो पेपर आप सामने लेके बैठिएगा। जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, फटाफट ऐसे करते हम लोग चलेंगे स्लाइड करते हुए, हमारे पास सिंपल बोर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोग अपने पेपर में उस क्वेश्चन को मिलाइएगा। क्वेश्चन को मिलाने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। जब मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करूंगा उसके पहले आपका जिम्मेदारी है कि उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे पूरा एक्सप्लेन के साथ, और साथ में पेन और पेपर लेके। जो भी यहाँ डायरेक्ट अगर आपको एकदम क्लियर है कि ये क्वेश्चन मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता, नीड में भी कोई उठा के पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो, देयर इज नो एनी नीड टू राइट, क्लियर, कोई जरूरी नहीं है लिखने का। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जिसमें थोड़ा सा डाउट हो, आप उसको नोट डाउन करिएगा, उसको रिवाइज करिएगा, आगे अभी और भी जरूरत पड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो डिस्क्लेमर आप याद रखिएगा, एक पेन एक रफ लेके बैठिएगा और साथ में पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 मैथ सेक्शन है और सेट ए मैं यहां लिख दे रहा हूं, सेट ए का ये है, सेट ए का मतलब 6, 7, 8 वाला। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। अब भाज्य अभाज्य आप लोग को मैं बताया था संख्या पद्धति वाले चैप्टर में। भाज्य क्या होता है, वो संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि वो कम से कम 3 अंक से कटना चाहिए, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य। अब बोल रहा है कि कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 13, ऑप्शन नंबर सी है 14 और ऑप्शन नंबर डी है 15। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या जो भाज्य नहीं है। भाज्य नहीं है का मतलब कि ऐसी संख्या बताइए जो अभाज्य है। भाज्य नहीं है का मतलब अभाज्य है। अभाज्य का मतलब उसका अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक तो 1 और दूसरा वो संख्या खुद। अगर आप ध्यान से देखें, 12 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, इसके तो इतने गुणनखंड दिख गए। फिर आ जाएगा 13 में, 13 किससे कटता है, 1 से कटता है, और किसी से कटेगा क्या, डायरेक्ट 13 से। तो 1 और 13 के अलावा यह 13 किसी संख्या से नहीं कट रहा है। इसका मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि यह हमारा अभाज्य होने वाला है। इसको भी मिला लेते हैं।
14 को अगर आप ध्यान से देखें, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से, इसके 4 गुणनखंड हो गए। 15 सेम वैसे ही 1 से, 3 से, 5 से और 15 से, इसके भी 4। और हमारा टारगेट क्या था कि वो संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड है, और वो संख्या कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 13। क्लियर? तो हमारा क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होने वाला है, बी। तो पहला आंसर हमें मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब 0.24 को सबसे सरल भिन्नात्मक रूप में लिखा जाता है तो अंश और हर का योग होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है 0.24 को सबसे सरल भिन्नात्मक, सबसे पहले भिन्नात्मक रूप में लिखें। भिन्नात्मक रूप में अगर इसको हम लिखेंगे तो दशमलव का भिन्न में बदलने का तरीका मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं। क्या करेंगे, दशमलव 0 को यहां से गायब करेंगे, 24 लिख लेंगे, और 24 के बाद बटा लगा के अपने पास से 1 दशमलव के बाद कितना अंक है, 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। तरीका आपको सब मालूम है पहले से। अगर आपने, हाँ मैं ये उम्मीद ही, फिर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि टारगेट GS 23 बैच में जितने भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो सारे आप लोगों ने कवर कर लिया है। क्योंकि अगर वो सारा वीडियो आप लोगों ने कवर कर लिया है तो इतना विश्वास करके चलिए कि इस 1 से लेकर 25 में कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो। हाँ, थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा रिवाइंड करना है पीछे का कि हम लोग क्या पढ़े थे, सारा का सारा आंसर यहां बनता जाएगा। तो हमारा ये डेसिमल फ्रैक्शन किस में चला गया, सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि ये दशमलव भिन्न किस में चला गया, साधारण भिन्न। साथ में ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में, एक शब्द लिखा हुआ है सरल भिन्नात्मक रूप। सरल भिन्नात्मक रूप का मतलब इसको काटते हैं। सरल का मतलब दौड़ा दौड़ा काटो, तलवार भाला दौड़ा दौड़ा काटो, तब तक काटो जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। तो कैसे कटेगा, 4 से ये जाएगा 6 बार में, 4 से ये जाएगा 25 बार में, कितना मिला 6/25। क्या अब ये किसी से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। साथ में बोला है कि इसके अंश और हर का योग कितना होगा। अंश कितना है 6, हर कितना है 25, इन दोनों का योग जोड़ के बताइए भैया कितना होगा, 25 6 31। अब देखिए ध्यान से, क्या कोई ऑप्शन में 31 है, ऑप्शन नंबर ए, तो दूसरा का ऑप्शन क्या हो गया, ए। क्लियर? अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 6 + 66.6 - 6.66 + 6, अरे यार जोड़ घटाना, सिंपल जोड़ घटाना, ये बताने की जरूरत है क्या? क्या करना है, 6 में 66.6 जोड़ देना है, फिर 6.66 घटा देना है, फिर 666 जोड़ देना है। तो मैं ये उम्मीद करूं कि आप लोग कर पाएंगे। तो अगर कर पाएंगे तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका आंसर क्या होगा 731.94। आपको मैं फिर एक बार बताता हूं क्या करेंगे। पहले 6 में 66.6 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा 72.6, उसमें से 6.66 घटा के और फिर 666 जोड़ देंगे। क्लियर है? चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, डू इट योरसेल्फ, आप स्वयं करें। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4x² y 16xy³ और 2x³ का मौसा। मौसा का मतलब चलिए देखते हैं। 4x² y 16xy³ और 2x³ इसका क्या निकालना है, मौसा। तो मौसा निकालने का क्या तरीका है कि सबसे अधिक गुणनखंड, यानी कि वो अधिक से अधिक गुणनखंड बताइए जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो एक तो होता है सोखैती बुद्धि, डायरेक्ट देखेंगे तुक्का मारेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग सोखैती पे जाना नहीं है, हम लोग इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, तो क्या करिए, एक बार 4x² y के सारे गुणनखंड लिख लीजिए, एक बार 16xy³ के सारे गुणनखंड लिख लीजिए, फिर 2x³ y³ के सारे गुणनखंड लिख लीजिए। तो 4x² y का क्या गुणनखंड होगा, 4 का 2, 2x² का x और एक y। फिर आ जाते हैं 16 में, 16 का क्या हो जाएगा 2, 2, 2 और 2, उसके बाद x और y³ यानी y 3 बार, y और y। सेम वैसे ही 2x³ y³, 2 का 2, x³ का मतलब x 3 बार और y³ का मतलब y भी 3 बार। ये भी हो गया। अब आपको पता लगाना है वो सारे अंक जो इन तीनों में हों। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, ये 2 मिला और कुछ मिलेगा क्या, अब इसमें 2 तो है नहीं, तो इस 2 का हमें कोई काम नहीं है। x देखते हैं तो एक x ये रहा और ये रहा, ये x मिला, अच्छा खासा सांप बना है। अब हमारे पास यहाँ तो x है, लेकिन इसमें अब हमारे पास x बचा नहीं है, तो x से हमें अब कोई काम है नहीं। अब चलते हैं y पे, तो y ये रहा,
ये रहा, हमें y भी 1 मिल गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो y इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो अब इन तीनों के अलावा आपको एक भी ऐसा कोई संख्या, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, कोई भी ऐसा संख्या नहीं मिलेगा जो तीनों में है। और अगर कोई भी नहीं मिलेगा इसका मतलब इन तीनों से हमारा काम चल जाएगा। काम कैसे चलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा 2, यहाँ से क्या निकलेगा x और यहाँ से क्या निकलेगा y। आंसर हमारा क्या हो गया 2xy। अब चेक करिए कि क्या किसी ऑप्शन में 2xy है, 2xy ऑप्शन नंबर बी, तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी, ये भी हो गया क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, x के 40% का 40% 40 है तो x का मान क्या है। थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसको मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, इसको साफ कर दिया जाए पहले। क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 5। अगर आपको इसको नोट करना है तो मेरे इस साफ करने से पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, मैं पूरा प्रॉपर टाइम दे भी देता हूँ यहाँ पे। चलिए, अगर इसको नोट करना हो तो आप साथ साथ नोट कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है x के 40% का 40%, x के 40% का 40% क्या है, ये 40 है, तो हमें क्या चाहिए, x का मान क्या होगा। सिंपल यही क्वेश्चन है। एक बेसिक चीज में आप लोग को शुरू में बताया भी था, आज नहीं तैयारी के समय, कि जब भी मैथ में ऐसा परसेंटेज वाले सवाल में आपको का दिखे, का मतलब क्या होता है, गुणा। यहाँ के यानी के या का एक ही चीज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा गुणा। यानी कि आप क्या करेंगे, जहां जहां के का है हर जगह आप क्या लगा देंगे, गुणा। तो x गुणे 40% यानी 40/100, फिर गुणे 40% यानी 40/100। मालूम है ना, परसेंटेज को बटा 100 लिखते हैं। चलिए, बराबर 40। अब इसी को आपको सॉल्व करके x का वैल्यू ला देना है। यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, इसको आप लोग खुद अपने रफ पे सॉल्व करिए, फिर वीडियो प्ले करिए और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको मिलाते रहिएगा। चलिए, तो एक बार आप अपने मन से इसको सॉल्व करके ट्राई जरूर करिएगा। कैसे होगा सॉल्व, देखिए ध्यान से। 0 से 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, क्या मिला, इसको उड़ा दिया जाए या चलो छोड़ो, नहीं उड़ाते हैं। मल्टीप्लाई करिए, 4 चौके 16 और x, 16x बराबर 40 में 100 से गुणा क्या हो जाएगा, 4000। क्लियर है। x का वैल्यू, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, लाइन चोरी मैं कर सकता हूँ सर, आप लोग को चोरी नहीं करना है। चोरी का मतलब यहाँ पे हो सकता है मैं एक दो लाइन यहाँ से उड़ा दूँ, जैसे यहाँ से एक लाइन उड़ाया गया है। उड़ाया क्या गया है, अगर आप गुणा करेंगे अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, तो क्या मिलेगा 16x/100 बराबर 40। उसके बाद से तिर्यक गुणा, मैं एक लाइन चुरा लिया हूँ, डायरेक्ट गुणा में मार दिया तिर्यक गुणा, कोई दिक्कत। चलिए, अब 16x बराबर 4000, x का मान क्या मिलेगा, 4000 में 16 से भाग कर देंगे, 4000 भागे 16। आंसर क्या मिलने वाला है, 16 दूना 32, 8 बचा, 16 पचे 80, 0 तो 0। x का मान क्या मिल गया हमें, 250, यानी कि फाइनल आंसर हमारा 250। अब आप चेक करके बताइए क्या कोई ऑप्शन है, फटाफट चेक कर लो। 5th में 250 ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी बी, लाइन से बी मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5वां का भी बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको हटा दिया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मोहन की वर्तमान आयु और रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 13 संबंध 17 है। यदि 10 वर्ष बाद रोहन और मोहन की आयु का अंतर 12 वर्ष होगा तो मोहन और रोहन की वर्तमान आयु का योग क्या है। देखते हैं, तो मोहन और रोहन इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 13 और 17। तो क्या करिए, मोहन का मान लेंगे 13x और रोहन का मान लेंगे 17x। तो माना कि मोहन का वर्तमान आयु कितना मान लिया जाए, ये भी ध्यान रखना है कि नाम मोहन और रोहन में कौन पहले है, तो मोहन है। 13 17 में कौन पहले है, 13, तो मोहन का 13, रोहन का 17। तो मोहन का 13x और रोहन है तो रोहन का 17x, रोहन का 17x। क्लियर। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है 10 वर्ष बाद रोहन और मोहन की आयु का अंतर 12 वर्ष होगा। अब एक बात आप बताइए, वर्तमान में मोहन का आयु है 13x, रोहन का आयु है 17x। ये देख के क्या लग रहा है, कौन बड़ा है इसमें से? जाहिर सी बात है रोहन बड़ा है, क्योंकि ये 13x है, ये x का 13 गुना है, ये x का 17 गुना है। तो किसी भी मान का 13 गुना बड़ा होगा या 17 गुना बड़ा होगा? जाहिर सी बात 17 गुना। इसका मतलब ये भैया बड़े हैं। तो अगर ये बड़े हैं तो हम क्या करेंगे, 10 वर्ष के बाद रोहन की आयु में से मोहन का आयु घटा देंगे, क्योंकि हमें बोल रहा है कि रोहन और मोहन की आयु का अंतर 12 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद पहले इनका आयु कितना हो गया ये देख लेते हैं। 10 वर्ष बाद
बड़ा कौन है? रोहन। तो पहले रोहन का निकालते हैं। 10 वर्ष बाद रोहन का आयु कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर आज रोहन 17x साल का है तो 10 वर्ष बाद कितने साल का होगा? अपने बारे में सोचिए। अगर आज आप 15 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने साल के होंगे? 25 साल। कैसे? 15 में हम 10 जोड़ देंगे। वैसे ही अगर रोहन आज 17x साल का है, 10 साल बाद कितना होगा? इसमें 10 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 17x प्लस 10। आई बात समझ में? ये हो गया रोहन का आयु। अब हम देखते हैं मोहन का। तो 10 वर्ष बाद अगर रोहन 10 साल बढ़ जा रहा है तो मोहन उतना ही थोड़ा ना रहेगा, वो भी तो 10 साल में बढ़ेगा। तो अगर ये 10 साल में बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा? 13x प्लस 10। ऐसा तो है नहीं ना कि एक भाई बढ़ता है एक भाई ठीक ना रह जाता है। हाइट में रह सकता है लेकिन उम्र तो सबका बढ़ेगा ना। यस, समय के साथ उम्र तो सबका बढ़ता है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का अंतर। तो अंतर मतलब घटाना। ये कितना है? कितना इसका वैल्यू दिया हुआ है? 12। अंतर 12 वर्ष होगा। बस हमें जो भी समीकरण मिलना था मिल गया। अब हमें इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू लाना है और उसके बाद से कुछ योग वगैरह फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, देखिए ध्यान से। 17x प्लस 10, जब भी कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर का सारा चिन्ह उल्टा हो जाता है। 13x माइनस के साथ और 10 माइनस के साथ, ये भी सब चिन्ह उल्टा, बराबर 12। अब आपको क्या करना है? 17x में से 13x गया, 4x बराबर 10 में से 10 गया, ये खत्म, क्या बचा? 12। तो x का मान क्या मिल जाएगा? 12। x हमें मिल गया 12। अब हमें क्या करना है? सवाल बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद रोहन और मोहन की आयु का अंतर 12 वर्ष है। मोहन और रोहन की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि आज वर्तमान में रोहन और मोहन का जितना भी आयु है उसका योग चाहिए। तो वर्तमान आयु हम क्या माने हैं? 13x और 17x। आप क्या करिए? x का मान एक बार लाके भर दीजिए 13x में, एक बार लाके भर दीजिए 17x में। जैसे ही आप x का मान यहाँ भरेंगे दोनों का वर्तमान आयु हमें मिल जाएगा। और जैसे ही वर्तमान आयु हमें मिला हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। तो थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं। x का मान कितना है? 12। 13 में आप क्या करिए? 12 और सॉरी ये क्या मिला यार, एक मिनट, देखिए ध्यान से। x का मान क्या है? 12। 4 से भाग भी तो करना है। 4 से बोल रहा हूँ क्यों ऐसे ही, कैसे इतना बड़े बड़े हो जाएंगे भाई। 4 से 12 3 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा? अब इसका में कोई काम नहीं है। x का मान हमें मिल गया 3। अब हमें ये भरना है, ध्यान दीजिएगा, इस मान को ले जाकर हमें भर देना है यहाँ पे। तो अब क्या करिए? x का मान 3 भरिए। 13 तियाँ 39 और 17 में 3 भरेंगे, 17 तियाँ 51। इसका मतलब कि मोहन का वर्तमान आयु है 39 वर्ष, रोहन का वर्तमान आयु है 51 वर्ष। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ के देख लीजिए, जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे हमें वैल्यू क्या मिलेगा? 9 1 10 का 0, 1 5 3 8 और 1 9, यानी इन दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 वर्ष। अब आप देख लीजिए क्या कोई है 90 वर्ष? क्वेश्चन नंबर 6 का 90, ऑप्शन नंबर सी। तो मिल गया क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी समबाहु त्रिभुज का, एक मिनट पहले इसको हम लोग साफ कर लिया था बोर्ड को। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो हटाते हैं इसको। हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमें मतलब है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 400√3। लेकिन पहले ये बताइए फॉर्मूला उसका, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा को मैं a लिख सकता हूं, लिख देता हूं, क्यों इतना ज्यादा लिखना है? a²। और इसका मान कितना दे रखा है? 400√3। 400√3। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, √3/4 a² का मान दे रखा है 400√3। आपको क्या करना है? इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसके तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम किसी जुगाड़ से कोई एक भुजा हम पता कर लें तो हमें तीनों भुजा मिल जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर है। और जैसे ही हमें एक भुजा मिलेगा, जितना ये मिला उतना ही ये हो जाएगा, उतना ही ये हो जाएगा। परिमाप में हम तीनों को जोड़ देंगे। तो तरीका पता चल गया। सॉल्व करते हैं। क्या करिए? √3/4 a² से आप पहले इसका वैल्यू निकालिए। √3 से √3 खत्म। क्लियर? a² का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 इधर भाग कर रहा है और इधर गुणा कर लेगा,
400 बैठा हुआ है, 4 जाएगा क्या बन जाएगा 1600, और जैसे ही एक आप वैल्यू निकालेंगे 1600 किस में चला जाएगा रूट में, क्योंकि जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ क्या चढ़ता है रूट, और रूट का मतलब वर्गमूल, और आपको मालूम होगा 1600 का वर्गमूल क्या होता है 40, यानी कि ए का मान कितना मिला 40। तो अगर ए का मान 40 मिला तो भैया ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। हमसे क्या पूछ रहा है परिमाप, और परिमाप त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजाओं का योग का मतलब 40 प्लस 40 प्लस 40 मिलकर कितना होगा 120। अब चेक करके बताइए फटाफट क्या 120 कोई आंसर है इसमें 120 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो 7वां का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्लियर, ये भी क्वेश्चन हो गया। 8वां बोल रहा है, उसके पहले हम लोग फिर इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सोनिका ने 3 वर्षों के लिए 6000 रुपए निवेश किया, 3 वर्षों के लिए, यानी कि समय टी का मान कितना दे रखा है 3 वर्ष, कितना रुपए निवेश किया। अच्छा पहले क्वेश्चन देख लीजिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। P क्या होता है मूलधन, R क्या होता है ब्याज दर, T क्या होता है समय। तो समय जब 3 वर्ष है तो हम T को ले लेंगे 3 वर्ष, उसके बाद कितना रुपए निवेश किया जा रहा है 6000, यानी कि मूलधन, और मूलधन को किसे लिखते हैं P से। तो P का मान कितना दे रखा है कितने रुपए 6000 रुपए, ये हो गया। साथ में हमें ब्याज के रूप में 1080 प्राप्त किया, यानी कि ब्याज भी दे रखा है। ब्याज का मतलब साधारण ब्याज लिख देते हैं, ब्याज लिख देते हैं, या फिर सा लगा देते हैं। साधारण ब्याज का सवाल लिखा हुआ है, साधारण ब्याज ना, हाँ लिखा हुआ है। चलिए तो साधारण ब्याज का मान कितना दे रखा है रुपया 1080 रुपये। हमसे पूछ क्या रहा है तब साधारण ब्याज की दर कितनी है, यानी कि दर आर हमें पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या लगने वाला है, साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100 और 1 मिनट। अब एक बात बताइए, साधारण ब्याज का मान कितना दे रखा है 1080, तो क्या हम इस मान को 1080 के बराबर कर सकते हैं, एकदम धूमधाम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। अब क्या करिए, जो जो वैल्यू आपको मालूम है वो सारे वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जो नहीं मालूम है अपने आप निकल आएगा। तो P का मान कितना है 6000, P का जगह हो जाएगा 6000 इंटू आर का मान कितना हो जाएगा नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे। टी का मान कितना है 3/100 बराबर 1080। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। क्लियर, आर का मान हमें चाहिए, निकाल लेते हैं। आर पहले गुणा कर लीजिए, 60 में 3 का गुणा होगा क्या मिलेगा 180, आर बराबर 1080, यही मिलने वाला है। 3 छक्की 18, 180 आर बट्टे अब बराबर 1080। हमें चाहिए आर का मान, तो अगर हमें आर का मान चाहिए तो आर बराबर 1080 बटे 180। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, लेकिन ऑप्शन देने से पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आएगा क्या, 0 से 0 खत्म, क्या 18 से 108 जाने वाला है और 6 बार में, बहुत बढ़िया, 18 से 6 बार में 108, तो आर का मान कितना मिल गया 6%, 6% वार्षिक। अब देखिए ध्यान से, क्या कोई ऐसा विकल्प है इसमें 6%, सी, तो 8वां का ऑप्शन नंबर सी, 8वां का सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, फिर इससे पहले हम लोग ऊपर का एक हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा रेखा गणित से क्वेश्चन है, कोण पता करना है। आप लोग को मालूम होगा, हम लोग देखे थे समांतर रेखाओं में तिर्यक छेदी रेखा, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। इस ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को 300 क्वेश्चन का जो पीडीएफ था उसमें मैं आप लोग को ऐसा क्वेश्चन एक दिया हुआ था। बोल रहा है एक हमारे पास फिगर है कुछ इस तरीके का, 2 समांतर रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, इस कोण का मान है 60 डिग्री। आपसे ये वाला कोण Z पूछा जा रहा है, और निकाल ऑप्शन क्या दिया है 120, 60, 90 और 180। देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए एकांतर अंतःकोण, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे एकांतर अंतःकोण। अब एकांतर अंतःकोण से सबसे पहले एक बात बताइए, ये 60 है, अगर ये 60 है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 60 हो जाएगा। अब मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल लिखूंगा नहीं, बस ध्यान से सुनिएगा क्योंकि तरीका मैं सारा आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर बाई चांस अगर दिक्कत है इसमें तो आप लोग रेखाएं और कोण वाला जो वीडियो है उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं, वहाँ आप लोग को सारा डिटेल में इसका जानकारी मिल जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये 60 हो गया, क्लियर।
एकांतर अंतःकोण से अगर ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, क्लियर। और जैसे ये 60 मिला शीर्षाभिमुख कोण से फिर से ये 60 हो जाएगा, यानी कि जेड का मान कितना मिल गया 60 डिग्री। क्या कोई ऑप्शन है 60 डिग्री? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये रहा आपका 9। क्वेश्चन नंबर 10, रूट 110 सही 1/4 का मान होगा। देखते हैं, यही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9th। अब क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है रूट के अंदर 110 सही 1/4 110 होल 1/4 इसका मान निकालना है। अब इसका मान क्या होगा? तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करें कि इसको साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। साधारण भिन्न में क्या हो जाएगा? लेकिन एक काम करते हैं, साधारण भिन्न में बदलने से बढ़िया हम लोग दशमलव में बदल लेते हैं, सबसे आसान है। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.25। 1/4 क्या है? 0.25। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 110.25 हो सकता है। अगर इसमें फिर कोई दिक्कत है तो आप इसमें क्या जुगाड़ लगाएंगे? आप क्या करिए, पहले इसको बदलिए विषम भिन्न में। विषम भिन्न में बदलने पे क्या हो जाएगा? 440 और 1 441/4 और 441/4 को आप क्या करिए? 441 में 4 से भाग करिए, आपको मिल जाएगा ऑलरेडी 110.25। अब इसको हमें क्या निकालना है? इसका वर्गमूल, क्योंकि किसके अंदर है? ये रूट के अंदर है। और जैसे ही कोई संख्या रूट के अंदर पड़ जाए इसका मतलब उसका क्या निकलता है? वर्गमूल। तो निकाल लेते हैं इसका वर्गमूल 110.25। 110.25। आई होप आप लोग को ये निकालना आता होगा, वर्गमूल निकालना सारा छोटे क्लास का कॉन्सेप्ट है। ये कैसे निकालते हैं? दशमलव के दाहिने वाले का एक में पेयर बन जाएगा, दशमलव के बाएं वाले संख्या का पेयर बनेगा दाहिने से, तो 2 का ये पेयर बना, इसका पेयर। अच्छा, मैं इसको कर रहा हूं, अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट है कि सर किसी भी दशमलव वाले बड़े से बड़े दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल कैसे निकलता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा 5-10 मिनट का, आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। निकलेगा कैसे ये? इसका जोड़ा नहीं बना है तो हम यहीं से खेल शुरू करेंगे। 1 से एक बार में 1 1 जुट के 2 हो गया, ये घट के खत्म हो गया। फिर 10 उतरेगा, जैसे 10 उतरेगा 2 से एक बार में 21 बहुत अधिक हो जाएगा। 0 0 0 0 0 ये 20, ये 10, यहाँ दशमलव, यहाँ 25, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, ये 25, ये 10, ये भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है, ये खत्म। जैसे ये खत्म हमारा ये आंसर क्या मिला? 10.5, यानी कि आंसर हमें क्या मिल गया? 10.5। ये मैं क्या किया हूँ? सिंपल 110.25 का वर्गमूल निकाला गया है। अब आप चेक करिए कि क्या 10वां क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में 10.5 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। पहला ऑप्शन 10वां का ऑप्शन नंबर ए, 10वां का ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे छोटी भाज्य संख्या, कुछ बताने का जरूरत नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4, मालूम है सबको। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये भी हो गया। अब चलते हैं 2 पूरक कोण का योग। नो एनी नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। 2 पूरक कोण का योग कितना होता है? पूरक कोण का मतलब, अच्छा पूरक समपूरक मैं सारा बता चुका हूं। पूरक का मतलब 2 ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 90 होता है। समपूरक का मतलब 2 ऐसे कोण जिनको जोड़ने पे 180 होता है। तो यहाँ बात हो रहा है पूरक का, तो 2 पूरक कोण का योग कितना होगा? 90। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। तो 12 का ए। चलिए 12 क्वेश्चन कंप्लीट। 13वां सह अभाज्य युग्म। अब सह अभाज्य युग्म के बारे में आप क्या जानते हैं? सह अभाज्य युग्म का मतलब 2 ऐसी संख्याएं, ठीक, 2 ऐसी संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है। ये मैं आप लोग को नोट्स में भी लिखवाया था, यहाँ जो भी मैं क्लास ले रहा था तैयारी में, वहाँ मैं आपको बताया भी था कि 2 संख्याएं सह अभाज्य तभी होती हैं जब उनका मौसा 1 हो। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है जिसका मौसा 1 है, दूसरा है जिसका मौसा 2 है, 2 तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तीसरा है जिसका लौसा 1 है, लौसा से हमें कोई मतलब नहीं है, चौथा है जिसका मौसा 7 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसका मौसा 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 11 से विभाज्य संख्या, यार भाग करना तो सबको आता है, तो भाज्य पता कर लो ना डिवाइड करके। 11 से विभाज्य संख्या क्या होता है? 11, ऑप्शन नंबर बी। कुछ मैं नहीं बताने वाला हूं इसमें, आप लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। 14 का ऑप्शन नंबर बी। अगला बोल रहा है मॉड माइनस। हाँ, इसमें थोड़ा सा बच्चे परेशान थे। मॉड माइनस 11 का मान कितना होगा सर? देखते हैं सर। देखिए मॉड का मतलब क्या होता है? जैसे ही, अच्छा बच्चों को सबसे बड़ा
खतरा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर जब हम मॉड देखते हैं तो मॉड का मतलब ही होता है उस संख्या को प्लस बना देना। लेकिन भैया अगर आप ध्यान से देखें, ये माइनस बाहर क्या कर रहा है, ये माइनस तो मॉड में है नहीं, इसका मतलब मॉड का असर इस माइनस पे तो नहीं पड़ेगा ना। मॉड के बाद, अच्छा मॉड का सिंपल रूल क्या होता है कि जो भी संख्या मॉड के अंदर पड़ जाए वो जब मॉड के बाहर निकलेगा ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होगा। इसका मतलब मॉड के अंदर क्या है, -11, और जब -11 बाहर निकलेगा तो 11 प्लस में होगा। लेकिन ये माइनस मॉड के अंदर तो नहीं है ना, ये तो मॉड के बाहर है, तो मॉड का असर इस पर तो पड़ेगा नहीं, इसका मतलब माइनस तो बच जाएगा। इसका मतलब हमें आंसर क्या मिला, -11। अब आप चेक करिए कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो -11 है इसमें। -11 कहाँ गया यार, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए, ये भी मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से दो भिन्न समतुल्य हैं। अब समतुल्य का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो भिन्न, पहले इसको मिटाते हैं, पूरा का पूरा जगह भी तो चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए, इसको हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, कौन से दो भिन्न समतुल्य हैं। समतुल्य का मैं डायरेक्ट आइडिया बताता हूं, कौन कौन सा भिन्न है। भिन्न दे रखा है 2/5 और 5/2, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3/6 और 39/78, 39/78। अगला है 0, ऑप्शन सी 0 और 0/1। अगला है 5/8, डी 5/8 और 5/18। क्वेश्चन ये है कि कौन से दो भिन्न समतुल्य हैं। अब कौन से दो भिन्न समतुल्य हैं, इसमें हमें करेंगे क्या। सिंपल कॉन्सेप्ट मैं 2 पे लगा रहा हूं, बाकी पे आप लगाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट यहां ये है, आप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने का मतलब इसका गुणा यहां, इसका गुणा यहां। अगर तिर्यक गुणा बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि समतुल्य है, अगर तिर्यक गुणा बराबर नहीं आता है तो हम बोलेंगे समतुल्य नहीं है। गुणा करके देख लीजिए, यहां गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 2 दूना 4, इधर 4 मिला, इधर 5 5 25। क्या 4 और 25 बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। 3 में 78 से गुणा करिए, 3 24, 4 हासिल 2, 3 7 21, 2 23, 324 मिला। 6 से इसमें 6 9 54, 4 हासिल 5, 6 3 18, 5 23, ओहो मिल गया 234, 234। तीनों गुणा करने बराबर मिला, जैसे ही बराबर मिला ऑप्शन नंबर हमारा बी। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है, 5/2 और 2/5 क्या है। 17, 5/2 और 2/5 क्या है, तो क्या है देख के बताइए फटाफट। एक मैं कॉन्सेप्ट बताया था प्रतिलोम, और प्रतिलोम में आप लोग को समझाया था कि जब भी किसी संख्या का, जब भी किसी परिमेय संख्या का, जब भी किसी भिन्न का प्रतिलोम पूछे, क्या करो, सीधे उलाट दो, सिर नीचे पैर ऊपर। जैसे हम उलाटेंगे अंश हमारा बन जाएगा हर, हर हमारा बन जाएगा अंश। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा के चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ 5 ऊपर है, यहाँ चला गया नीचे, जो 2 नीचे था वो चला गया ऊपर। इसका मतलब ये लाने के लिए हम क्या किए हैं, इसको उल्टा किए हैं, और जब भी उल्टा होता है तो क्या कहलाता है, प्रतिलोम। अब फटाफट चेक करिए क्या कोई ऑप्शन है प्रतिलोम, ऑप्शन नंबर बी, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 48/122 का सरलतम मान देख लेते हैं। ये भी बताने वाला तो कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन 48/122 सरलतम मान। तो सरलतम मान निकालने का 2 तरीका मैं आप लोग को बताया था। पहला तो बोला था तलवार, भाला, चाकू, तलवार, जो मिले दौड़ा दौड़ा काटो, तब तक काटो जब तक ये कटना बंद न हो जाए। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अंश और हर दोनों का निकाल लीजिए मौसा, और मौसा निकाल के इन दोनों में भाग कर दीजिए, तो बेहतर हम लोग काटना शुरू करते हैं। कौन मौसा के चक्कर में पड़ने वाला है, लेकिन हाँ मेन कॉन्सेप्ट वही है, याद रखना है। क्या करिए, इसको काटना शुरू करिए। 2 से गया 24 बार में, 2 से गया 61 बार में, और किसी से कटने वाला है क्या, 6 एक साथ नहीं कटने वाला है, 61 तो किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब हमें आंसर क्या मिला, 24/61। देखिए ध्यान से, कोई ऑप्शन है क्या 24/61 करके, हाँ मिल गया। और 18 का ऑप्शन नंबर बी, ये भी मिला।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 0.6 पर बार का मान क्या होगा। हाँ, इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। 0.6 पर बार, 0.6 पर बार, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने का तरीका हम लोग का क्या था कि जब भी बार वाले क्वेश्चन को हमें परिमेय संख्या में बदलना होता था, हम क्या करते थे, इसको हम x के रूप में मान लेते थे। तो हम मान लेंगे कि x का मान कितना है, 0.6 पर बार, और बार का मतलब कि 6 बार बार आएगा। इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 0.6666, ये आता जाएगा समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब जैसे ही समीकरण 1 बना, आप क्या करिए, कहीं किनारे रफ पे 1 लिखिए। ठीक, उसके बाद देखिए कि बार कितने अंक पे है, 1 अंक पे है, 2 अंक पे, संख्या नहीं देखना, ऐसा नहीं कि 6 पर है, अंक गिनना है कि कितने अंक पर बार है। तो एक ही अंक पे बार है, केवल 6 पे, तो 1 अंक पे बार है, क्या करिए आप यहाँ 1 0 बढ़ा लीजिए, क्या बन गया 10। क्या करिए, समीकरण 1 में 10 से गुणा, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या मिलेगा गुणा करने पर, 10 में x में जब गुणा करेगा 10 तो क्या बन जाएगा 10x बराबर, यही 10 जब दायां पक्ष में गुणा करेगा तो क्या बन जाएगा, 1 0 है, 0.1 अंक दाहिने कूद के चला जाएगा, तो दशमलव जब यहाँ आया क्या बन जाएगा 6 दशमलव, फिर 6 आता जाएगा समीकरण नंबर 2। जैसे ही समीकरण 1 और समीकरण 2 मिले, हम क्या करते हैं, देखते हैं कि समीकरण 1 में दशमलव के दाहिने तरफ और समीकरण 2 में दशमलव के दाहिने तरफ क्या दोनों मान सेम है या अलग अलग है। अगर दोनों मान सेम है, हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। चेक करके बताइए फटाफट, यहाँ दशमलव के दाहिने क्या है, सिर्फ 6 आता जा रहा है, यहाँ दशमलव के बाद यहाँ भी 6 आता। इसका मतलब कि दोनों समीकरण में दशमलव भाग बराबर है। जैसे ही दशमलव भाग बराबर मिले, हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। अब चेक करके बताइए समीकरण 2 बड़ा है या समीकरण 1 बड़ा है। यहाँ है 10x, यहाँ है x, 10x बड़ा है या x बड़ा है, 10x, यानी कि ये बड़ा है। आप क्या करेंगे, समीकरण यानी कि इस वाले में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर घटाएंगे तो क्या होगा, बायां पक्ष में से बायां पक्ष घटेगा, 10x में से x गया 9x बराबर, फिर दाएं पक्ष में से दायां पक्ष घटेगा, तो दशमलव के दाहिने सिर्फ 6 है, तो इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा, इससे सब मतलब बचेगा नहीं कुछ। यहाँ है 6 में से 0 गया 6, तो x का मान क्या मिला 6/9। फिर सरलतम रूप में क्या हो जाएगा, 3 से 6 2 बार में, 3 से 9 3 बार में, आंसर हमें क्या मिला 2/3। अब एक बार चेक कर लो कि इसमें कोई ऑप्शन है भी या नहीं है, वैसे होना चाहिए, ऑप्शन तो होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 19, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, ये मैं वहाँ रफ थोड़ा सा किया था। अब 19 में ऑप्शन क्या चाहिए हमें, 2/3, तो मिल गया ऑप्शन नंबर बी, 19 का ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20, किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण क्या है। इसके लिए बहुत जगह में चाहिए ना, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, और जब भी सवाल अनुपात का हम x के रूप में मान लेते हैं, तो 3 कोण है, तीनों कोण में एक को हम मान लेते हैं, संबंध कितना है, 1 संबंधित 2 संबंधित 3, तो 1 हो जाएगा 1x, 1 हो जाएगा 2x, 1 हो जाएगा 3x। और आपको मालूम होगा कि x के साथ 1 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि x में 1 से गुणा होगा तो x ही आ जाएगा। इसका मतलब कि त्रिभुज के जो तीनों कोण है, एक को हम x मान लिए, एक को 2x मान लिए, एक को 3x मान लिए। यहाँ गोला से बढ़िया हम लोग त्रिभुज बना दे ताकि पता रहेगा कि ये बात त्रिभुज का हो रहा है। ठीक है, चलिए अब बात ये है कि सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, और बात ये है कि ये तीनों कोण कौन से कोण हैं, आंतरिक कोण। आपको एक बात मालूम होगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का, तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। लगा दीजिए वही कॉन्सेप्ट, जब हम तीनों कोणों का योग लगाएंगे, x + 2x + 3x, x + 2x + 3x मिलके कितना हो जाएगा 180। सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना है, x और 2x मिलके 3x, 3x मिलके 6x बराबर 180। 6 से 180 जाने वाला है कितना बार में, 30 बार में, और ठीक है, x का मान कितना मिल गया 30। जैसे ही x का मान 30 मिला, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा कोण पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, सबसे बड़ा कोण। इसमें बस पता कर लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, x बड़ा है, 2x बड़ा है या 3x बड़ा है। 3x बड़ा है, क्या करिए x का मान उठा के 3x में भर दीजिए। x का मान जैसे ही हम 3x में भरेंगे क्या मिलेगा, 3 × x के जगह पे 30,
कितना हो जाएगा 90, यानी कि जो सबसे बड़ा कोण है वो कितना मिलेगा 90 डिग्री। देख लीजिए है क्या 90 डिग्री कोई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी ये हो गया। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 21, दो पूरा कोण 4 संबंधी 5 के अनुपात में है, इनमें छोटा कोण क्या है। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 21, दो पूरा कोण 4 संबंधी 5 के अनुपात में है, एक को मान लेंगे 4x, एक को मान लेंगे 5x। अगर ये पूरक है तो दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलना चाहिए 90। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था पूरक है तो दोनों का योग कितना होगा 90। अब पूछ रहा है कि तो छोटा कोण क्या है, तो क्या करिए 4x छोटा है या 5x छोटा है 4x। हमें क्या करना है कि x का मान लाना है और ये x का मान लाके 4x में भर देना है। निकाल लीजिए 4x और 5x मिलके 9x बराबर 90। 9 से 90 गया 10 बार में, x का मान क्या मिला 10। यही 10 उठा के भर देना है 4x में, क्या मिल जाएगा 4 गुणे 10 बराबर 40, यानी कि हमें x का वैल्यू क्या मिला 40 डिग्री। है क्या कोई, हाँ ऑप्शन नंबर ए 21 का ये भी मिल गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, 12,000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। सिंपल क्वेश्चन P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मार देता हूँ, यहीं पे निकाल देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। P का मान कितना दे रखा है 12,000, 12,000 इंटू आर का मान कितना दे रखा है 6 और टी का मान कितना है 2/100। बस कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0, 120 गुणे 12, 12 12 144 और एक 0 बचा। चेक करके बताइए फटाफट क्या 1440 इसमें कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है यदि एक राशि 15 वर्षों में खुद की दुगुनी हो जाए तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वैसे ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले का। क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक राशि 15 वर्षों में, 15 वर्षों में का मतलब कि हमारे पास टी का मतलब कितना दे रखा है 15 वर्ष, टी का मान 15 वर्ष दुगुनी हो जाए। दुगुनी जहां बात आता है दुगुनी, तिगुनी, 4 गुना, 5 गुना, वो n का मान होता है, याद रखना है। n का मान कितना है, दुगुना है तो 2। साथ में बोल रहा है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है r का मान क्या होगा। हमें फॉर्मूला लगा देना है, r का वैल्यू होता है r इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 100/t। सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है और इसी फॉर्मूले में सारा का सारा वैल्यू पुट करके हमें आंसर ला देना है। तो क्या हो जाएगा n का मान 2, n बराबर 2 माइनस 1 गुणे 100 बटे t का मान 15। 2 में से 1 गया 1 और 100 में 1 से गुणा होगा तो 100 ही मिलेगा, 100 बटे 15 ये मिला। अब यही हमारा r का मान है, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, हम सरलतम रूप में इसको लिख देंगे। क्या होगा 5 से ये जाएगा 20 बार में, ठीक, 5 से जाएगा 3 बार में, क्या मिला 20/3। क्या 20/3 कोई ऑप्शन है यहाँ पे, 20/3 तो है नहीं। अच्छा संयुक्त भिन्न में दिया हुआ तो बदल लेते हैं संयुक्त भिन्न में ना, 3 से 6 बार में 18, 2 बचा तो 2/3, ये तो दिया होगा परसेंट, 6 सही 2/3 बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर सी, 23 का ऑप्शन नंबर सी ये हो गया। अगला क्वेश्चन है अच्छा 24 तो हमें करना नहीं है क्योंकि 24 और 25 हमारा जीएस का क्वेश्चन है। 97 98 हाँ वो मिसप्रिंट के वजह से जो क्वेश्चन हम 23-24 पे प्रिंट करना था 24-25 पे, वो क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग मैनेज कर लेंगे। 97 बोल रहा है 8 संबंधित 27 का तिहरानुपात क्या है। तिहरानुपात, एक होता है तिहरानुपात, एक होता है तृतीय अनुपात। दोनों में अंतर क्या है, जब भी हमसे पूछा जाए तिहरानुपात तो तिहरानुपात का मतलब हम क्या करेंगे, दोनों का घन निकाल देंगे, यानी कि 3-3 बार गुणा। तिहरानुपात मतलब 3-3 बार गुणा। और जब भी बात करें तृतीय अनुपात का, वहां पे हम क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं, यानी कि 8 क्या बन जाता है 2। ठीक है, हमें यहां पूछ रहा है तिहरानुपात और क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है 8 संबंधित 27। तो
8 संबंधित 27 को क्या हम लोग 8/27 लिख सकते हैं? और 8/27 का हमें क्या चाहिए? तिहरानुपात। तिहरानुपात का मतलब इसका भी 3 घात, इसका भी 3 घात, 8 का 3 घात क्या हो जाएगा? अब आप गुणा करके चेक कर लीजिए, और गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? गुणा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 8 का 512 गुणा करके आप चेक कर लेंगे 27 का क्यूब, 27 में 27 और फिर 27 क्या मिल जाएगा? 19,683, 19,683, 749, 963। हाँ ठीक है, हमें क्या मिला आंसर? 512/19,683। अब आप चेक कर लीजिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आखिरी हम लोग का क्वेश्चन बचा मैथ का, क्वेश्चन नंबर 98, 2√3 पर 0 घात। क्वेश्चन नंबर 98, 2√3 है, सॉरी, 2√3 पर 0 घात। और जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले एक कॉन्सेप्ट बस याद रखना है कि आधार में चाहे कुछ भी हो, आधार में कुछ भी हो, चर हो, अचर हो, राम श्याम घनश्याम, कुछ भी हो, जैसे ही घात इस पर 0 पड़ा, मान हमें क्या मिल जाता है? 1। तो नीचे कुछ भी हो, घात जैसे 0 मिला उसका मान कितना हो जाता है? 1। अब 1 है तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग का सेट ए का जो क्वेश्चन, जो क्लास 6, 7, 8 का सेट ए पेपर था, उसका हम लोग मैथ्स का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, मैथ सेक्शन का। तो इस हिसाब से अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो सेट नंबर बी का हम लोग देखेंगे मैथ्स, उसके बाद से जीएस का देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल। जय हिंद।